गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने वियना समझौते के बारे में पूर्व में अध्ययन किया था। वियना समझौता जो नेपोलियन की पराजय के बाद में ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस ये देश नेपोलियन की विजय को वापस दोहराना नहीं चाहते थे। नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद इन्होंने 1815 में वियना नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया था, ताकि जो यूरोपीय राजनीति में जो परिस्थितियां थी उस पर निर्णय लिया जा सके। और इसके लिए उन्होंने वियना को चुना। वियना कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण निर्णय थे उसमें फ्रांस, हॉलैंड, प्रशिया, सार्डिनिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, रूस इन सारे देशों ने अपने अपने हितों को इस सम्मेलन में सामने रखा। कई देशों ने अपने औपनिवेशिक महत्व को भी सामने रखा और इस सम्मेलन में कई समस्याएं भी प्रस्तुत की गई जो हमने डिस्कस पहले करी थी, जैसे दास व्यापार को अनैतिक माना गया और यूरोप में शांति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई। इस टाइप से वियना सम्मेलन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वियना समझौते, आज हम वियना समझौते में इसकी आलोचना के विषय में पढ़ेंगे कि इसकी आलोचना क्यों की गई, यह असफल क्यों हुआ। वियना सम्मेलन ने यूरोप में स्थायी शांति स्थापित नहीं करी। इस सम्मेलन का उद्घाटन ऊंचे आदर्शों एवं उद्देश्यों की आकर्षक घोषणाओं के साथ हुआ था, परंतु कांग्रेस में लूट का बाजार गर्म रहा। अर्थात जितने भी देश अभी मैंने आपको बताए थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सभी ने अपने अपने हितों को यहाँ पर सामने रखा। इसमें क्रांति के सिद्धांतों को भुला दिया गया और समस्याओं को हल करने के स्थान पर उन्हें बढ़ाने में सहयोग दिया। वास्तव में यह विजेता राष्ट्रों की बैठक थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य विजित प्रदेशों की संपत्ति का परस्पर बंटवारा करना था। इतिहासकार हेजन ने इस संदर्भ में लिखा है कि इस व्यवस्था के आधार में किसी उदात्त सिद्धांत को खोज निकालना असंभव है। इस सौदेबाजी के झमेले को समझने की एकमात्र कुंजी स्वार्थ थी, अर्थात सभी देशों के स्वार्थ यहाँ पर थे। 1815 से 1870 तक यूरोप पर विश्व का इतिहास में होने वाले आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य वियना कांग्रेस के निर्णयों को ही समाप्त करना था। यानी लगभग 55 साल में जितने भी आंदोलन हुए, उन्होंने यूरोप में इसी टारगेट को किया कि वियना कांग्रेस के निर्णय को समाप्त किया जाए। साउथ गेट ने तो, इतिहासकार है साउथ गेट, उसने तो ये लिखा भी है कि 1815 से आज तक का यूरोप का इतिहास वियना कांग्रेस की इस महान भूल को सुधारने के प्रयत्नों का इतिहास था। वास्तव में निर्णय को कार्यान्वित करते समय इसके सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना की गई थी। फ्रांस के प्रति वियना कांग्रेस का दृष्टिकोण बहुत दयालु था, परंतु जैसे यूरोप के जो छोटे छोटे राष्ट्र थे, उनकी भावनाओं का इस सम्मेलन ने कोई ध्यान नहीं रखा। बेल्जियम को हॉलैंड से मिला दिया गया, वह भी वहाँ की जनता के साथ घोर अन्याय था। अतः इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के संयोजन का अंत हो गया।
समझौते में जो भयंकर कमी थी वह तो ये थी कि इसमें जनता को विभिन्न राजवंशों को दूसरे राज्यों से भूमि हड़पने की प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए पासों के रूप में प्रयोग किया गया। यानी जनता को इस टाइप से यूज़ किया गया कि उनका भूमि, एक से दूसरे देश की जो भूमि हड़पनी थी उसमें उनका काफ़ी रोल रहा। नॉर्वे का स्वीडन से संयोजन नितांत अन्यायपूर्ण था। फिनलैंड तथा पोलैंड को रूस से मिलाकर वियना सम्मेलन ने एक और भूल की थी। ग्रांट व टेम्परले ने भी संदर्भ में लिखा है कि इस सम्मेलन में राष्ट्रों के उचित दावों का ध्यान नहीं रखा गया और अस्वाभाविक मेल स्थापित करने की कोशिश की गई, अर्थात छोटे राष्ट्रों को बड़े राष्ट्रों के लाभ के लिए बलि का बकरा बनाया गया। दूसरी ओर गणराज्यों पर न्यायोचित सत्ता के सिद्धांत को भी लागू नहीं किया गया, जो एक विश्वासघाती कदम था। ऑस्ट्रिया को वीनस और सार्जिनिया तथा पिडमोंट को जिनेवा का प्रदेश देना गणतंत्रवाद की स्पष्ट अवहेलना थी। सैक्सनी का विभाजन भी दोषपूर्ण था। सबसे बड़ा दोष तो इस कांग्रेस का यह भी था कि इसमें इटली, स्पेन और जर्मनी के लोगों के राष्ट्रीय आंदोलन की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया था। इससे उदारवादी निराश व हताश हुए और उनकी समस्त आशाओं पर तुषाराघात हो गया। वियना कांग्रेस द्वारा जिन जिन राजाओं को पुनः गद्दी प्रदान करी गई, उन्होंने राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित करके कठोरतापूर्वक शासन करना आरंभ कर दिया गया। 1830 तक वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई व्यवस्थाएं किसी न किसी प्रकार से सजीव बनी रही, किंतु 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति ने प्रबल प्रतिक्रियावादी मेटरनिख तक की जड़ों को झकझोर दिया। राष्ट्रीय भावनाओं के विकास एवं राजनीतिक चेतना के उदय के परिणाम स्वरूप जो वियना कांग्रेस थी वो धीरे धीरे पतन की ओर उन्मुख होती चली गई, क्योंकि सभी जगह राष्ट्रीय भावना, एशिया में भी उधर आंदोलन चल रहे थे, इधर यूरोप में भी चल रहे थे। जो एक तरह से जो वातावरण था पूरे विश्व परिदृश्य पर राष्ट्रीय भावनाओं का और राजनीतिक चेतना का, उससे इस वियना कांग्रेस के जो निर्णय थे वो ज़्यादा बाद में प्रभावी नहीं रहे। निसंदेह वियना कांग्रेस की व्यवस्था, उसकी कार्यप्रणाली व उसके प्रतिनिधियों में अनेकानेक दोष व कमियां थी और इसी कारण भविष्य में इसको हर आंदोलन में इसको टारगेट बनाया गया और इसके निर्णयों की अवहेलना करने का प्रयत्न भी किया गया। धन्यवाद।